आपके पास उत्तर ना हो, आइए सब मिलकर कोशिश करते हैं। दृष्टिमान आसमान को छोटे छोटे टुकड़ों में और कुछ आकृतियों में बांटते हैं। मानव निर्मित या कल्पित इन आकृतियों को नक्षत्र या कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। क्या आपको पता है कि आज रात कौन से नक्षत्र हम देख सकते हैं? वह चमकता हुआ सिंह यानी लियो है, जिसका नामकरण ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार हरक्यूलिस द्वारा मारे गए निमित्त सिंह पर किया गया है। वह सप्तऋषि है। ये तारा समूह के आकार का है। संभवतः एक चरवाहा था जिसने 2 बैलों वाले हल का आविष्कार किया। उत्तरी आकाश के इस मुख्य तारा समूह का नाम इसी चरवाहे के नाम पे पड़ा। सप्तऋषि के करीब प्रभा मंडल का यह उत्तरी पीठ है। उसके बाद निश्चित रूप से कन्या राशि अर्थात वर्गो है और वहां हरक्यूलिस है। इसका नामकरण महान ग्रीक नायक के नाम पर किया गया है। नक्षत्र समूह रात्रि आकाश की पहचान हेतु स्मृति सहायक है। ये सदियों से अंतरिक्ष यात्रियों, कवियों और किसानों की काल्पनिक सोच का चित्रण है। इससे हमें कुछ तारों को विशेष रूप से पहचानने और याद रखने में मदद मिलती है। एवं आकाश में भेजी गई अत्यधिक शक्तिशाली दूरबीनों एवं सैटेलाइट की सहायता से आज हम आकाश के ऐसे नजारे देख सकते हैं जो कभी अकल्पनीय थे। इन उपकरणों के विशाल कृत्रिम नेत्र हमें समय से लाखों करोड़ों वर्ष पीछे ले जाते हैं। एक समय था जब कुछ भी नहीं था और फिर सृष्टि का जन्म हुआ, संभवतः एक भयंकर विस्फोट के साथ, जिसे बाद में वैज्ञानिकों ने बिग बैंग कहा। ऐसा कब और क्यों हुआ, यह आज भी एक गूढ़तम रहस्यों में से एक है। बिग बैंग के उपरांत गैसों के समूह ने इकट्ठा होकर तारों व हमारे सूर्य की रचना की। फिर तारा समूह और मंदाकिनियां हैं। इनमें से प्रत्येक मंदाकिनी अथवा गैलेक्सी नृत्य करते हजारों अरब सौर्यों का घर है। आकाशगंगा है। अंतरिक्ष में जाकर इसके नीले रंग की विभवशाली जलवाहिनी तथा पीले रंग का प्रचलित भीतरी हिस्सा देखा जा सकता है। हमारे सौरमंडल में सूर्य ही एकमात्र चमकता हुआ तारा है। सौरमंडल के 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षों में घूमते हैं। ये ग्रह अपनी धुरी पर भी घूमते हैं और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा अपनी परिक्रमा कक्ष में स्थापित रहते हैं। हमने अपनी पाठ्य पुस्तकों में 9 ग्रहों के बारे में पढ़ा है, लेकिन 24 अगस्त 2006 को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने निर्णय लिया कि दूरस्थ बर्फ से ढका हुआ प्लूटो यानी यम अब ग्रह नहीं कहलाएगा। यद्यपि अब वो ग्रह नहीं रहा, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि प्लूटो सूर्य से लगभग 590 करोड़ किलोमीटर दूर है और पानी तथा मीथेन की जमी हुई परत से ढका है। सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह नेपच्यून यानी
चांदी पर्व बादलों की पथ से ढका है तथा चमकदार नीली नीली धूप सा दिखाई देता है। हमारे मुकाबले ये सूर्य से 30 गुना अधिक दूरी पर है। पतली छन्नों से युक्त हल्के हरे रंग की बिस्किट जैसा दिखने वाला ये ग्रह अर्थ यानी यूरेनस है। शायद कभी किसी विशालकाय आकाशीय पिंड के प्रहार के कारण इसकी धुरी काफी झुक गई है। छन्नों के स्वामी शनि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह हाइड्रोजन, मीथेन और अमोनिया का विशाल गोला है। बर्फ और पत्थरों के टुकड़ों से बने यहाँ है शनि के खूबसूरत छन्ने। शनि के छन्नों के रहस्यों का खुलासा कसीमी फ्यूजन अंतरिक्ष यान द्वारा किया जा रहा है, जो जुलाई 2004 को शनि पर पहुंचा। सभी 8 ग्रहों में विशालतम यह गैसीय ग्रह बाहरी सौरमंडल का प्रथम ग्रह है। ये इतना विशाल है कि इसमें 1300 पृथ्वियां समा जाएं। बृहस्पति के 75 से भी अधिक या चंद्रमा है। चारों अंतरिक्ष ग्रहों में पथरीला मंडल यानी मार्स सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। नासा द्वारा भेजे गए स्पिरिट या अपॉर्चुनिटी अंतरिक्ष यान लाल ग्रह मंगल वर्ष पर 2004 में पहुंचे। यह अन्वेषक अंतरिक्ष यान मंगल की जलवायु व जल की उपलब्धता के संदर्भ में रोचक जानकारी भेज रही है।
होने से आग की भयंकर लपटें नृत्य करती हुई ऊपर उठती हैं, जिससे वहां का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। गर्मी में झुलसा हुआ बुध यानी मर्क्यूरी सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, जिसका दिन का औसत तापमान 350 डिग्री सेल्सियस है। सल्फ्यूरिक एसिड के सफेद बादलों से घिरा हुआ सूर्य या दूसरे नजदीकी ग्रह शुक्र यानी वीनस है। खूबसूरत नीला ग्रह पृथ्वी अंतरिक्ष में हमारा घर है। इसका चंद्रमा अंतरिक्ष में एकमात्र पिंड है जिस पर मानव के पैर पड़े। मानव युक्त अंतरिक्ष यान चांद पर भेजने की परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। चांद पर भेजे जाने वाले ये यान अंततः हमें मानव युक्त अंतरिक्ष यान मंगल एवं अन्य ग्रहों पर ले जाने में सहायक होंगे। प्राचीन काल में स्वर्ग की वास्तविक प्रकृति के बारे में बहुत सी गलत मान्यताओं के बावजूद आज के विज्ञान को आकार देने में जिनका योगदान रहा, प्राचीन काल में ऐसे कई महान खगोल वैज्ञानिक थे। अरिस्टोटेनस, जिन्हें भूगोल का पिता भी कहा जाता है, ईसा पूर्व 240 वर्ष के आसपास अलेक्जेंड्रिया के महान पुस्तकालय में मुख्य लाइब्रेरियन थे। उन्होंने कई खोज और आविष्कार किए। देशांतर और अक्षांश, जिसे हम आज उपयोग कर रहे हैं, उसे पहली बार उनके द्वारा पेश किया गया था। अरिस्टोटेनस ने ग्रीष्म संक्रांति के दिन अलेक्जेंड्रिया और सीमित शहरों के स्तंभों की परछाइयों और दो शहरों के बीच की दूरी को नापते हुए पृथ्वी की परिधि की सफलतापूर्वक गणना की थी। उनकी गणना आधुनिक गणना के 99% के भीतर थी, जो लगभग 40,000 किलोमीटर है। केपलर ने 17वीं शताब्दी में ग्रहों की गति के नियमों एवं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज की थी। इन नियमों ने 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आइंस्टाइन की सापेक्षता के सिद्धांत के लिए रूपरेखा तय की। इस सिद्धांत ने ब्रह्मांड को उसके सबसे बड़े पैमाने पर समझाया। कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित मॉडल के 65 वर्षों पश्चात इटली के गैलीलियो गैलीली ने आकाश को समझने और देखने के हमारे तरीके को बदल दिया। वह कुछ शुरुआती लोगों में से थे जो टेलीस्कोप के माध्यम से ब्रह्मांड का निरीक्षण करते हैं। उनके साथ ही निरीक्षणों के विज्ञान, गणित और सत्यापन के कालखंड का प्रारंभ हुआ। उन्होंने उस विज्ञान की खोज की जिसे हम अब विद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ रहे हैं।
टेलीस्कोप के आविष्कार से चीजों में नाट्यात्मक मोड़ लिया। गैलीलियो शुक्र ग्रह का निरीक्षण करने और उसकी कलाएं का स्केच तैयार करने में समर्थ रहे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि शुक्र सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है और पृथ्वी के चारों ओर नहीं। हम भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के आभारी हैं कि अब हमारे पास बिलियन, ट्रिलियन और बिलियन जैसी बड़ी संख्या का उपयोग करने की स्वतंत्रता है। ये वही थे जिन्होंने हमें कुछ 1500 वर्ष पहले दशमलव संख्या प्रणाली दी। ये उनकी संख्या प्रणाली है जिसका हम अब अनुसरण कर रहे हैं। यदि हमें प्रति सेकेंड एक संख्या के दर से बिना रुके गणना करनी है तो बिलियन तक की गिनती के हमें 32 वर्ष और ट्रिलियन गिनने के लिए 32,000 वर्ष चाहिए। विज्ञान हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ तक कि जितना हम देखते हैं उससे कहीं अधिक। हमारे फैंसी गैजेट से प्रौद्योगिकियों तक हम उसके बिना नहीं जी सकते हैं। हमारे सौम्य लाइट बल्ब से अंतरिक्ष की खोज तक सारा कुछ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की उपहार है। यह सब कुछ महान वैज्ञानिकों के पेचीदा कार्यों के बगैर संभव नहीं था, जिसने हमारे आसपास के विश्व को बदल दिया है। भारत भौतिक विज्ञानी सीवी रमन, जिनका काम भारत में विज्ञान की वृद्धि में प्रभावशाली था, वह 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। उन्होंने पाया कि जब प्रकाश एक पारदर्शी सामग्री से गुजरता है तो कुछ विमान प्रकाश की वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को रमन प्रकीर्णन कहा जाता है और यह रमन प्रभाव का परिणाम है। डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्होंने भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट के लॉन्च और कॉस्मिक किरणों के उनके अध्ययनों से भारतीय अंतरिक्ष के दृष्टिकोण को बदल दिया। भारत में व्यवसायिक प्रबंधन शिक्षा की आवश्यकता को महसूस करते हुए साराभाई ने 1962 में अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महावैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने भारत के सर्वप्रथम देश में निर्मित सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल LSV-3 का निर्देशन किया और जिसने पृथ्वी की भ्रमण कक्षा के पास रोहिणी को सफलतापूर्वक तैनात किया। उन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी सेवा की। स्टेशन को स्थापित किया, परमाणु हथियार क्षमता हासिल करने और मिसाइलों के रेंज के रूप में मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। निशंक ही यह सब भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीकर्ताओं की शानदार उपलब्धियां हैं। इसी समय वैज्ञानिक अनुसंधान संयुक्त रूप से अनुकूल सार्वजनिक नीतियों के साथ भारत को भोजन, दूध, फल और सब्जियां, दवाइयां और टीकों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया है। इन सब का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव पड़ा है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आम भारतीयों के जीवन को स्पर्श किया है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास ने समय पर मौसम के पूर्वानुमान और चक्रवातों की शुरुआती चेतावनी को सक्षम किया है, जिससे हजारों लोगों की जान बची है।
विक्रम साराभाई द्वारा 1969 में इसरो की स्थापना के बाद से उनकी दृष्टि राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की रही है और उन्होंने तब से कई मील के पत्थर हासिल किए हैं। कम बजट के साथ और दुनिया की सबसे अच्छी तकनीक नहीं होने के साथ इसरो के पास भारत को शीर्ष अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच विश्व मानचित्र पर लाने की कड़ी मेहनत करने जैसा सबसे शानदार दिमाग है। इसरो ने 1975 में प्रयोगात्मक उपग्रह आर्यभट्ट के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी और विभिन्न अभियानों जैसे इंडो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह इनसैट भारत के पहले देश में निर्मित और प्रयोगात्मक लॉन्च व्हीकल SLV-3 के साथ आगे बढ़ते रहे और उसके बाद अक्टूबर 2008 में उसने अपनी सबसे प्रतीक्षित यात्रा को लॉन्च किया। मिशन चंद्रयान-1 के साथ चंद्र की यात्रा हमारे सबसे नजदीकी पड़ोसी पर भारत के प्रथम अभियान ने भारतीय अंतरिक्ष खोज के क्रम को ही बदल दिया। इस अभियान में लूनर ऑर्बिट और एक इम्पैक्टर को भी शामिल किया गया। मून इम्पैक्ट प्रोब चंद्रयान ऑर्बिटर से अलग हुआ और चंद्र के दक्षिण ध्रुव से टकराया, जिसने भारत को चंद्र पर अपने ध्वज प्रतीक को रखने वाला चौथा देश बना दिया। रोम ने क्रेटर शेकलटॉन के करीब हिट किया था। इस अभियान की मुख्य खोजों में चंद्र की सतह पर वाटर आइस को खोजा जाना शामिल है और अक्टूबर 2013 में इसरो ने मंगल ऑर्बिटर अभियान मंगलयान के लॉन्च से उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। मंगल पर अपने पहले इंटरप्लैनेटरी मिशन के साथ भारत अपने प्रथम प्रयास में सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला प्रथम देश बन गया और यूएस, रशिया और यूरोप के बाद लाल ग्रह पर पहुंचने वाला चौथा देश बना। मंगलयान अभियान में भारत को 450 करोड़ रुपयों की लागत आई, जो मुंबई में 8 लेन के पुल के निर्माण से, फिल्म ग्रेविटी के बजट से और यूएस ने अपने मंगल अभियान मैबल पर जो खर्च किया था उसका करीब 1/10 है, जिसने निशंक ही उसे विश्व में कहीं भी किए गए किसी भी अभियान से सबसे लागत प्रभावी अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष मिशन बना दिया। मंगल पर 298 दिवसीय पारगमन के बाद इसे 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में रख दिया गया था और तब से यह लाल ग्रह की परिक्रमा कर रहा है। मंगलयान ने लाल ग्रह की भावनी तस्वीरें भेजी हैं और मार्स कलर कैमरा MCC ऑन बोर्ड ने मंगल के उत्तरी ध्रुव की कई छवियों को कैप्चर किया है। इसरो ने 2024 में मंगल पर अधिक वैज्ञानिक पेलोड के साथ मंगलयान 2 नामक एक अनुवर्ती मिशन की योजना बनाई है। मंगलयान के बाद इसरो ने चंद्र के अपने दूसरे अभियान चंद्रयान 2 के माध्यम से हमारे आकर्षक निकटतम पड़ोसी की ओर लक्षित किया है। मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य चंद्र सतह संरचना में बदलावों का नक्शा और अध्ययन करना है, साथ ही चंद्र पानी का स्थान और उसकी मात्रा के बहुतायन को नापना भी है। यह 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। यह यान 20 अगस्त 2019 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा और विक्रम लैंडर के लैंडिंग के लिए कक्षीय स्थिति युद्धाभ्यास शुरू किया। हालांकि दुर्भाग्य से यह निर्धारित प्रक्षेप वक्र से भटक गया और सफलतापूर्वक जमीन पर नहीं आया, लेकिन फिर भी इसरो ने अपने नाम को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। भारत में अत्यधिक कुशल लॉन्चर या लॉन्च वाहन है जिनका उपयोग अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए किया जाता है। वर्तमान में भारत के 2 परिचालन लॉन्चर हैं,
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (GSLV). PSLV को ध्रुवीय और सूर्य सिंक्रोनस ऑर्बिट्स और GSLV में दो अर्थ ऑर्बिट उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए विकसित किया गया था और जियोसिंक्रोनस उपग्रहों के भारी इनसैट क्लास को ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए विकसित किया गया था। अब तक इन दोनों ने भारत के लिए सफलतापूर्वक कई मिशन शुरू किए हैं। 2015 में इसरो ने 1440 किलो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-28 PSLV C-28 लेकर सबसे भारी वाणिज्यिक मिशन का रिकॉर्ड बनाया या तोड़ा है। जैसा कि भारत अंतरिक्ष गगनयान के पहले मानव युक्त अभियान के लिए तैयार है, जिसके पहले इसरो एक महिला मानव व्योमयात्रा को भेजेगा, जिसे गगनयान परियोजना के तहत मानव रहित अंतरिक्ष यान में रखा जाएगा। गगनयान 3 लोगों को अंतरिक्ष में ले जाएगा। इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 के साथ अनुवर्तन करने की भी योजना बनाई है और अभियानों का आकलन कर रहा है। अंतरिक्ष से जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो हमें ऐसी राजनीतिक सीमाएं नहीं दिखती जिनके बारे में हम इतना अभ्यस्त हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS कई देशों का संयुक्त प्रयास है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपलब्धियां किसी व्यक्ति या देश या संस्कृति या सभ्यता की नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति की है। दुनिया भर के कई हजार शौकीन खगोलविद गैलीलियो के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और आकाश का अध्ययन कर रहे हैं। उन्हें एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स कहा जाता है। हमें उम्मीद है कि यह शो आपको खगोल विज्ञानी, अंतरिक्ष वैज्ञानिक या अंतरिक्ष यात्री में से एक बनने के लिए प्रेरित करेगा।